क्या है कर भैया तुम लोगों के चक्कर में मेरा। ओके आप कुछ कह लेट्स रहे थे। स्टार्ट वेव्स। हाँ जी बेटा। तुम आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं आप लोग तो हो ही प्यारे। लेट्स स्टार्ट वेव्स। दिस इज द सेकंड लेक्चर और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि किसी भी वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी इक्वेशन के हर एक कंपोनेंट का मतलब क्या है और फेज क्या होता है। फेज इज इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू कि आज के डिस्कशन के लिए अपन को फेज अच्छे से आना चाहिए, राइट। और आज फर्स्ट फैब है भाई, 1 महीना जा चुका है, थोड़ा सीरियस होके पढ़ लेना, ठीक है। चलिए तो सीधी बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेहद जरूरी है क्योंकि आपके 11th का भी पार्ट है, ये आपके 12th का भी पार्ट है और बिल्कुल एज इट इज कॉपी होता है, ठीक है। सुपरपोजिशन, और ये आपने थोड़ा बहुत कहाँ देखा है, बताओ आप लोग, आपने देख रखा है ऑलरेडी, कहाँ देखा है? हाँ ग्रेविटेशन चैप्टर में। ओके, और एक जगह और है, वर्क एनर्जी पावर। किसमें किसमें? ऑसिलेशन लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन किसने बोला? अनम ने। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। जहां भी आपके पास बहुत सारी फोर्सेस, बहुत सारी एजेंसीज किसी एक पॉइंट पर वर्क कर रही है, एक पॉइंट पर इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो वहां पे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में भी आपने देखा है, आपने लॉज ऑफ मोशन में भी देखा है, आपने अब वेव्स में देख रहे हो, फिर आगे जाके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स यानी कि 12th में देखोगे, 12th के वेव ऑप्टिक्स में देखोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन में भी तो होता है ना। क्या बेटा? ग्रेविटेशन में भी। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स देखी थी हमने बेसिकली एक जगह पर, तो एक छोटा सा डिस्कशन था, वो फोर्सेस का सम देखा था बेसिकली कि कैसे आप नेट लिख पाओगे उस चीज को, ठीक है। बेसिकली आप एक जगह पर इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, हर जगह कॉपी पेस्ट होना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता क्या है। अब सोचो कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट दैट वी आर ऑब्जर्विंग। अब हुआ क्या, ऐसे समझ लो आपके कमरे में कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्पीकर है, ठीक है, जिस पर आप लोगों की फेवरेट सिंगर ढिंचैक पूजा के गाने बज रहे हैं। यहाँ से उनका एक गाना बजा है कि मैंने सेल्फी ले लिया। सृष्टि कह रही है कि उसका फेवरेट सिंगर है वो, सबका मत बोलो, ओके सृष्टि, ठीक है। यहाँ से सृष्टि की फेवरेट सिंगर ढिंचैक पूजा का एक गाना बजा, मैंने सेल्फी ले ली आज। फिर वहीं पे इधर की तरफ नूर ने अपना स्पीकर रख दिया और उसने भी अपनी फेवरेट सिंगर अगेन ढिंचैक पूजा का दूसरा गाना बजाया, यहाँ से मेरा स्कूटर। मैम ढिंचैक पूजा कौन है? पर ढिंचैक पूजा जो कि तनिष्का की जैसा गाना गाती है, वो तनिष्का यहाँ खड़ी है। मैम मैंने तो गाना गाया ही नहीं कभी। कहानी चल रही है बेटा, स्पीच में ऐसे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि इस पॉइंट के पास दो इंस्ट्रक्शंस आए, एक आया मैंने सेल्फी, एक मेरा स्कूटर, ठीक। तो भी पार्टिकल क्या करे, इस पर दोनों वेव्स अपना एक इंडिविजुअलिटी, देखो हमेशा ध्यान रखना, वेव्स अपनी इंडिविजुअलिटी कैरी करती हैं, वेव्स विल ऑलवेज कैरी देयर इंडिविजुअलिटी। सो फॉर एग्जांपल इसका इंस्ट्रक्शन y1 है, इसका इंस्ट्रक्शन y2 है, तो ये जो पार्टिकल होगा ये नेट डिस्प्लेसमेंट करेगा, वो वेक्टर सम होगा दोनों का, ठीक है। जो पार्टिकल बिहेव करेगा वो नेट होगा, बट उस पर ऑर्डर दोनों का चल रहा होगा। तो ये एक स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। इज दैट ओके? थोड़ा सा इस चीज को एक एग्जांपल के साथ अपन जो है डिस्कस कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने जो एक सोर्स लिया था, थोड़ा सा सही से ले लेते हैं, ये हमने एक सोर्स का लिया डिस्टरबेंस,
और लेट्स से ये बोल रहा है पार्टिकल को कि भाई तुम 4 सेंटीमीटर ऊपर चलो, ठीक है। फिर हमने दूसरा इस पे क्या कराया, सुपर इम्पोज कराया, मतलब ठीक है। तो उसने कहा इससे कि तुम सिर्फ 2 ऊपर चलो। तो अब दोनों ही क्या कह रहे हैं उससे, ऊपर चलने के लिए, ये सुनो। मैम एक बार रिपीट करें। ओके, आई सेड कि एक पार्टिकल ने बोला 4 ऊपर जाना है, एक ने बोला 2 ऊपर जाना है। ये जो रिजल्टेंट वेव होगी ये 6 ऊपर जाएगी। ओके मैम, यस मैम, थोड़ा गंदा बन रहा है, आप लोग समझ जाओ कर। यस मैम। मैम नहीं, अच्छा बन रहा है। ठीक है, फिर आपको दूसरा सिनेरियो देखने मिला कि हमारे पास अगेन 2 सिस्टम थे, ठीक है। उन 2 सिस्टम में हमें एक वेव ने बोला +2, ठीक है। हमें दूसरी वेव ने बोला -2। यहां बोला -2, यहां बोला +2। ये वाली वेव कुछ भी नहीं करेगी, नो वेव। समझ आया? यस मैम। की मानी जाएगी, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसका जो नेचर है, वो उस तक पहुंचना है ही। अब अगर आपसे बस, अब तो सिंपल भाई वही केसेस है कि कोई पूछ रहा है कि भाई नीचे चलो +4, नो सॉरी -4, ठीक है। और आपसे कोई बोल दे क्या कि ऊपर चलो +6, लेट्स से, तो ये जो वेव है +2 ऊपर जाएगी। बस समझ में आ गई बात? बेसिक डिस्कशन समझ में क्या करने का पॉइंट था, ऐसे दिख जाएगी वेव। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गई लेमन लैंग्वेज और ये हो गई पूरे फैक्ट्स के साथ। एक बार लास्ट वाली जो आपने बताई वो वाली दोबारा बता दो। ओके, लेट्स से कि कोई बोल रहा है कि कोई बोल रहा है कि -4 और यहाँ पे बोल रहा है +6, तो ये +2 चली जाएगी। मतलब ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, तो रियल फॉर्म तो आपके पास ये है ही, ठीक है। दिस इज द लेमन लैंग्वेज दैट वी आर डिस्कसिंग। किसी को कोई समस्या है इस बात में? नो मैम। पक्का? यस मैम। दैट्स कूल। चलिए फिर, ओके। हमने कल एक बात देख ली थी कि वेव का इक्वेशन दिखता कैसा है ना। तो उसी इक्वेशन में हम अपनी वेव्स लिख लेते हैं कि एक हो जाएगा a sin ω_t लेट्स से -kx + y, ठीक। दूसरी हो जाएगी a, एम्पलीट्यूड मैं बोल रही हूँ आपको, आप सेम ले लो, ओमेगा भी बोल रही हूँ सेम ले लो, और यहाँ पे x1 लिख लो, यहाँ x2 लिख लो, और फाई भी सेम ले लो। चाहो तो फाई को हटा ही दो, बेकार में, वो एक कांस्टेंट ही है ना, उसको तुम बाद में भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कुछ आपका इक्वेशन दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पे आपको 2 बातें बोली हैं। एक मैंने बोला ओमेगा सेम के सेम, ठीक है। दिख रहा है वाली चीज, ओमेगा सेम के सेम, बोलो वालों को। यस मैम। यस मैम। ओके, तो हुआ क्या है कि हम किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहां से एक वेव आई और यहां से दूसरी वेव आई। हम बोल देते हैं कि भाई इन दोनों के लिए ना डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस अलग है इस पार्टिकल पे पहुंचने का, ठीक है। लेकिन आप प्लीज ओमेगा और के सेम ले लो। रीजन ये है ओमेगा को सेम लेने का, के तो हमें जस्ट ऐसी मतलब आप चाहो तो के भी मतलब डिफरेंट ले सकते हो, पर मान लो सेम, क्योंकि हमें इजी केसेस पढ़ने हैं, हमारी फिजिक्स टफ है ही नहीं। ये ओमेगा सेम लेने का देखो मेन रीजन ये है बिकॉज ओमेगा इज एसोसिएटेड विद टी। टी क्या है? टाइम का फैक्टर है। अब होगा क्या, जब ये 2 वेव्स मिलेंगी ना, तो इनका पाथ डिफरेंस होने की वजह से चीजें होने वाली हैं। पाथ डिफरेंस आपको फील हो रहा है कि नहीं यहाँ पर? यस मैम। पक्का सबको दिख रहा है पाथ डिफरेंस? यस मैम। क्योंकि दोनों ने अलग अलग रास्ते को मतलब ट्रेवल किया है ना इस तक पहुंचने के लिए। यस, तो सभी के पास इनके पास पाथ डिफरेंस होने वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ओमेगा भी डिफरेंट ले लूं, तो बेटा इनके पास जो वो फेज डिफरेंस आने वाला है ना, वो टाइम की कॉरेस्पॉन्डिंग भी आएगा। यानी कि एक ही जगह अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसको आवाज तेज फिर कम, आवाज तेज फिर कम सुनाई देगी। अब ये चीज समझनी बड़ी मुश्किल है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे 2 स्पीकर चल रहे हैं, 2 स्पीकर के चलने के बाद भी आप बोल रहे हो कि एक पॉइंट पे कई बार शांत हुआ होगा।
नहीं समझ में आता ना, इसको एक ऐसे और समझो, जैसे कि आपके रूम में 2 लाइट्स लग रही हैं, ठीक है, रूम में कहीं भी आप एक पॉइंट कंसीडर कर लो बेटा, उस पॉइंट पे ना लाइट बिल्कुल डिम भी हो जाएगी और बिल्कुल ब्राइट भी हो जाएगी, और ऐसा 1 सेकंड में कई बार होगा। लेकिन हम नेकेड आई से कभी भी अंधेरा नहीं देखेंगे। कभी हमने ऐसे देखा है कि लाइट ऑन करी है और भाई साहब अंधेरा हो गया है, अगर लाइट चालू है आपकी तो? नहीं होगा ना। मैम जब But लाइट ऐसा- खराब थी। भाई मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया, मुझे पता था। ठीक है, सो ये पॉइंट है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इतने सारे केओस में एक चीज तो फिक्स हो, और वो चीज ये फिक्स हो कि अगर ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पे हर टाइम सिर्फ ब्राइट स्पॉट मिलेगा, हर टाइम सिर्फ लाउड आपको पल्स या लाउड साउंड यहाँ पर आएगी। दूसरे पॉइंट पे आपको हमेशा मतलब लो साउंड मिलेगी। तो एटलीस्ट पॉइंट वाइज तो ये चीज फिक्स हो जाए, स्टडी करने में इजी होता है। ठीक है, इसीलिए हम टी का डिपेंडेंसी हटा रहे हैं, टी को हटा रहे हैं, तो ओमेगा सेम रखना है बेटा। ऐसे सोर्सेस जो आपको ये वाली कंडीशंस पे चले, तो उनसे कि आज के दिन ही हमारा खराब होना है। वैसे तो हमारी क्लासेस में कोई ऐसे टेक्निकल ग्लिच आते नहीं है। मैम स्क्रीन बहुत स्मूथ चल रही है। बेटा सुनते नहीं हो कि मैंने जस्ट अभी क्या बोला? हाँ, यस मैम कि हमारी क्लासेस में कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आता। एग्जैक्टली, व्हेन यू लिसन देन यू प्रोसेस इट। ठीक है, तो बेटा जो सोर्सेज ये कंडीशन आपको दे रहे हैं कि ओमेगा और के सेम होता है, हमेशा ध्यान रखना उन्हें बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। क्या बोलते हैं? कोहेरेंस सोर्सेस। को बोलते हैं। कुछ टाइम में काउ बोल दोगे तुम। कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, और ऐसे सोर्सेज हमेशा आपको दिए जाएंगे जिनका ओमेगा के सेम होगा। अगर किसी को इस बात में कोई समस्या ना हो तो भाई हम आगे चलें, जल्दी से बता दीजिए। नो जोर मैम। से आवाज लगाना, यहाँ तक आवाज आ जाए। तो मैम डिस्टर्ब क्यों कर क्या नहीं समझ आया? मैम कोई आ गया समस्या नहीं है। नहीं आया? समस्या नहीं है। अच्छा, समस्या नहीं, तुम्हें डरा दिया मुझे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन में ए सिर्फ 0 हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या बताया था मैंने कि आपके पास यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट वाला वेक्टर बराबर होगा इसके। भाई थोड़ा पेशेंस से चलते रहना, ये है ही चीज ऐसी मैथमेटिक्स की, मैं इसको और मतलब इसमें क्या ही इंटरेस्टिंग बनाऊं। ठीक है ना? यस मैम। यस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, कभी कोई गुस्सा हो जाए। ठीक है, क्लास ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है। क्या फिजिक्स बेटा? की हम फिजिक्स की वैसे कभी बोरिंग क्लास जाती नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया आपके पास, वाई आर इज इक्वल्स टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। पता है मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि भाई इसके जो आपकी ये है इनपुट्स, ये ऐसे दिख रहे हैं, तो आउटपुट भी तो वैसे ही दिखेगा। अब आप देखो कि अगर इनपुट वेव थी तो आउटपुट भी वेव जैसे तो दिखा, इन दोनों के जैसे तो लगभग लगभग दिख रहा था। ये सुन लो पक्का। यस मैम। ठीक, मैंने ये बोला कि जो दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है, रिजल्टेंट वेव लगभग लगभग वैसी ही दिखती है ना, इक्वेशन वाइज। दिखने में भी कई बार वैसे दिखेगी, लेकिन जैसे कि नो वेव का भी केस होगा, बट लगभग लगभग जब आपको वेव एम्पलीट्यूड देगी तो वो आपको वैसे देगी। तो इसलिए मैंने उसी के हिसाब से देख लिया कि एक ही जगह रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख दिया, साइन तो साइन ही रहा, ओमेगा टी यहाँ पे थीटा लिख दिया। थीटा मुझे निकालना है, ए आर मुझे निकालना है। क्या ये चीज सबको समझ में आई? यस मैम। यस मैम। अब मैं यूज करूंगी देखो फेजर्स। अब आपको अगेन डरने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी। नाम हम फेजर्स लेंगे लेकिन हम बनाएंगे बाकियों का पागल। ठीक है, नाम हम फेजर्स लेंगे बट हम सारा कुछ वेक्टर यूज करेंगे। भाई तुम हंस रहे हो यार, मैं सही बता रही हूँ। नाम फेजर्स लो लेकिन यूज वेक्टर करो। A1 ऐसे बना दो, A2 कुछ ऐसे बना दो, और इनसे रिजल्टेंट कुछ ऐसे निकाल दो। ठीक है, रिजल्टेंट और A1 के बीच का एंगल कुछ थीटा बता दो। आया समझ? क्या बोला?
यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? मैम ये फेजर्स क्या है? फेजर्स बेसिकली रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स का एक अलग फॉर्म होता है, अलग चीज होती है, वो हमें नहीं जानना। वो हायर फिजिक्स में आप कभी आप अगर बायो ले रखा है तो नहीं पढ़ पाओगे, बट अगर मैथ्स वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो पढ़ लेना। तो वो फेजर्स उधर आता है, ठीक है, हमारे लिए भी जरूरी। तो मैम हम इससे यहाँ वेव्स में भी पढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ोगे 11th वो 12th में। 12th में। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इसका कंपोनेंट निकाल दो तो आप कहोगे क्या? कहोगे कि आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करके, है ना? थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं ताकि आपको डायग्राम एक थोड़ा क्लियर मिल जाए, ऐसे कुछ, ठीक है। इस पर हम ये ऐसे ऐसे, ये लगभग आपका A2 हो गया, ठीक है बेटा। ये देखो थीटा है, ये AR है, तो क्या इतना डिस्टेंस आपका AR साइन थीटा नहीं होगा? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. सॉरी, हाँ AR, नहीं, इसको छोड़ो, इसको नहीं, सॉरी। ये जो येलो वाला ट्रायंगल बनाया है आपका, क्या बेटा? हम साइन थीटा ही तो होगा। नहीं, साइन थीटा आएगा, लेकिन ये जो आपका येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ पर A2 है, ये वाला एंगल A2 और A1 के बीच में हो गया, ऐसा मान लो। थोड़ा सा रुक जाओ, चेंज करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, उसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम फेस डिफरेंस फाई से दिखते हैं ना। ऐसा मान लो A2 और A1 के बीच थीटा एंगल है, रिजल्टेंट और A1 के बीच फाई एंगल है। अभी सही है? मैम नहीं आया। यस मैम। देखो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और A1 इनके बीच फाई एंगल का डिफरेंस है, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 से फाई आगे है, दिख रहा है? ये हो गया आपका A1, और इससे फाई आगे आप ड्रॉ कर दो क्या? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। A1 से थीटा एंगल आगे आप ड्रॉ कर दो A2। अब समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। आपका? यस। ओके, तो ये वाला एंगल बेटा आपको फिर थीटा ही हो गया ना, A2 और A1 के बीच। यस मैम। तो ये हो गया आपका A2 साइन थीटा, और इतना सा पोर्शन हो गया आपका A2 कॉस थीटा। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा तुम्हारा? पैरेललोग्राम। यस मैम। यस मैम। एग्जैक्टली, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो रहा है यहाँ पर, बट हमने इसको क्या बोलना है? फेजर बोलना है, वेक्टर नहीं बोलेंगे। ये फेजर डायग्राम चल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ से tan फाई निकालना हो, फिर अपन यहाँ भी फाई कर देते हैं, क्योंकि हमने थीटा उनके बीच ले लिया, ठीक है। अगर हम मुझे AR और फाई निकालना, तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? हम AR निकाल सकते हैं ना अब यहाँ से, निकाल लो भाई। A2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस A1 प्लस A2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे tan फाइव ही चाहिए, तो tan फाइव हो जाएगा आपका ये वाला जो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि A2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय A2 cos, सॉरी A1 प्लस A2 cos थीटा। यस और नो? अगर Yes, किसी को ma'am. एक चीज समझने में दिक्कत है तो मुझे बता दो, क्योंकि अभी बेसिक से चल रहा है। मैम डन। यस मैम। और तुम्हें पता है कि मुझे वो बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो डाउट्स पूछते हैं, जो कहते हैं एक बार और बता दो। तो मैम एक बार और बता दो। अगर समझ नहीं आया है तो, जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छा वो लगता है मुझे, जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, अरे नाम बोल रहे हैं, अच्छे वाले बच्चे। इनोसेंट। वो नहीं ना ये। आप बताओ बाकी DMVH मैम वालों। ये A1 प्लस A2 cos थीटा ये पूरी लाइन कंसीडर करके लिया है। क्या? मैम जो A1 प्लस A2 cos थीटा का होल स्क्वायर लिया है, ये जो नीचे बेस लाइन है उसको पूरा ही लिया है। यस, ये पाइथागोरस थ्योरम में तो लगाई है, देखो। तो मैम हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में लिया है या ये वाले एंगल्स के हिसाब से लिया है? थीटा, देखो थीटा हमेशा A2 और A1 के बीच में है, तो वो पैरेलल ही तो है। A1 आगे ही तो एक्सटेंड करा था, तो एंगल थीटा ही आ गया।
है ना? Okay, yeah. Okay. Anyone else? Please. भाई मुझे लगता नहीं है एक बार में समझ में आ जाएगा, तुम लोग समझ में झूठ बोल रहे हो तुम। अरे आ मैम गया। हम दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्लैंक स्लाइड पर। हम थोड़ा रट्टा रट्टा सा है। नहीं नहीं, रटना नहीं है, रटना पड़ेगा तो फिर क्या फायदा। देखो एक बार मैं तुम्हें फिर से बस एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ तो तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? देखो एक्चुअली मजा नहीं आता जब हम ऐसे चिल्ला के बोल देते एक बार भी आ गया तो भी तुम वो समझ नहीं पाए मैं क्या पूछ रही हूँ। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ठीक? मैंने बोला इन दोनों के बीच एंगल थीटा हो गया, फिर इनका जो रिजल्टेंट निकाला वो ऐसे हमने फाई निकाला। अब मैंने आपसे बोला कि भाई आप एक काम करो, यहां से एक 90 डिग्री इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। आपने कहा यहां तक तो A1 नहीं आ रहा था, तो मैं कहा ठीक है इसको एक्सटेंड भी कर देंगे, क्या ही जा रहा है, ठीक है? फिर हमने कहा कि एक काम क्यों नहीं करते हम, ये A2 है ना, ये यही तो पैरेलल साइड नहीं हो जाएगी, चाहे भले ही आपको ये पैरेलल लगे ना ड्राइंग की वजह से, बट ये पैरेलल है। तो देखो ये A2 वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये A1 का हो गया, तो ये एंगल भी तो थीटा होगा ना? यस यस मैम। यस। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। A2 अगर ये थीटा है तो बेटा जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। अभी जो मैं आपको ट्राइंगल ज्यादा ही हाईलाइट हो जाएगा, जो मैं अभी हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये वाला, ये वाला दिख रहा है आपको? यस मैम। अब इसके हिसाब से एक बात मुझे बताओ, इफ दिस इज A2 तो इसको अपन A2 साइन थीटा लिख दें, इतने पोर्शन को। Yes, ma'am. यस मैम। और इतने पोर्शन को क्या हम A2 cos थीटा लिख दें? ठीक है। यस मैम। अब जाइए आप बड़े वाले ट्राइंगल पर, अरे इधर आओ बड़े, ये वाला, ये भी तो 90 डिग्री ट्राइंगल है, हाँ? यस मैम। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो वाली साइड का स्क्वायर जिसका नाम मुझे बोलना नहीं आता, दैट्स व्हाई आई सेड h का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर r इज इक्वल्स टू A1, बेटा ये पूरा साइड आएगा, है ना? A1 प्लस A2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आपने बेस को ऐड कर दिया, फिर आप परपेंडिकुलर को ऐड कर दो, ऐसे। सही बात? यस मैम। मैंने बोला था कि मुझे tan फाई का वैल्यू चाहिए, तो आपने कहा कि परपेंडिकुलर ट्राइंगल ही तो है, इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है, मतलब tan एंगल होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया A2 sin थीटा, और परपेंडिकुलर बेटा वापस से आपका ये A1 प्लस A2 cos थीटा आ गया। बोलो अभी क्लियर है सबको अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अभी थोड़ा कन्विंसिंग लगा कि आपको क्लियर है। नाउ फोकस ऑन दिस वन, a स्क्वायर r वाली चीज। अगर आप मैम इसको अभी स्टेप बाय स्टेप हो गया। क्या हो गया बेटा? मैम स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया। ओह थैंक यू। अब अगर हम बात करें आपकी इस वाली एक्सप्रेशन की कि a स्क्वायर r, सृष्टि ध्यान से सुन रहे ना, आज तुम्हें क्लास का वो देना है हाफ मेरे को। बेटा, पूरा ही उस बच्चे को देना है, बल्कि इसमें एक मैम, नई आपने कल बोला था। मैम फिर नेक्स्ट क्लास में मेरा होगा। सुहानी अरे का, फिर हम तनिष्का के बारे में सुहानी दे देंगे, मैम ठीक है? मैम। फिर हम करेंगे मैम पूरी। उसके बाद नूर सभा हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, नूर सुबह क्लास में नहीं है शायद। सुबह हो जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रियंका हो जाएगी, प्रियंका कह रही है फिर उमर प्रियंका है, होगी। चलिए इधर शिवानी। आइए। हम Okay, प्रियंका okay. डाउट पूछने के लिए उसने हैंड रेज करा है। हाँ जी प्रियंका बोलो, क्या डाउट है बेटा? मैम एक बार ए स्क्वायर से दोबारा बता दो। कौन से वाले स्क्वायर से, कहाँ से? ये वाला? यस मैम। बेटा वो नहीं लिखते थे पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर? मैम उसके बाद वाला।
ये tan थीटा हो गया। tan थीटा कैसे लिखते थे? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर a2 sin थीटा है, बेस ये पूरी चीज है, राइट? ओके मैम। ओके, चलिए आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन, एक काम करो इसको खोल दो। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसे आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हो, और प्लस 2ab, यस मैम। और इसे लिख सकते हो a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो एज इट इज आ गया। भाई मुझे तो a2 स्क्वायर अकेला आता दिख रहा है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ गई। यस मैम। मुझे ऐसे लग रहा है, देखो थीटा, और वैसे तो तुम ये वाली चीज समझ गए ना कि थीटा और फाई जस्ट वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई होता है। यस मैम। यस, यस मुझे ऐसे लग रहा है ना कि हमने जो अपनी पहले करा था उसमें मतलब ऐसे करा था कि यहाँ पर फाई आए, क्योंकि फाई को हम फेज डिफरेंस से शो करते हैं। ऑल तो पूरा मैथमेटिक्स सब सही है, बट अगर तुम इस चीज को अलाउ करो तो मैं चेंज करूं, वरना रहने दूं कि फाई की जगह थीटा लिख दूं, थीटा की जगह फाई लिख दूं, मैम चलेगा। अगर तुम समझ पाओ वही तो। सही है। यस मैम, समझ गए। कर दूं चेंज? यस मैम। नो मैम। ओके, बट आपको ना फिर थोड़ा सा आगे बुक्स में, अगर किसी और बुक से पढ़ोगे तो समस्या होगी। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सही रहेगा। हाँ बेटा बोलो, राकेश। प्रीति। प्रीति बोलो। मैम कुछ नहीं, बस वही पूछ रही थी। क्या? कि वो मेरा सर मैम वो बोल रही थी कि मैं कल समराइज मैं कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके फाइन। अरे तुम क्या बात करो, मैं लिस्ट बनाऊंगी। मैम नहीं, कल सुहानी का था, फिर परसों मेरा था, फिर उससे अगला दिन ही तो खाली है। संडे को करेगी तनिष्का। तो अगर आप देखो, ये सिर्फ फाई और थीटा, फाई आपको समझ में आ गया, एंगल क्या कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है वो समझ में आ गया। मैं सिर्फ इसलिए नाम चेंज कर रही हूँ क्योंकि आगे डिस्कशन में ना हम हमेशा फाई को फेज डिफरेंस बोलेंगे, समझ रहे हो? बस ये पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है। क्या बेटा? आगे समझ आप कर दोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। मैम जो रिजल्टेंट में cos थीटा है वहां पे फाई लगाना है ना? हाँ ठीक है, तो कुल मिला के आप अब अपने हिसाब से कर देना, वरना आप मेरे प्रीवियस नोट्स देख लेना। मैं ये वाले नोट्स अपलोड नहीं करूंगी, जो मेरा इंटरफेरेंस का पहला वाला लेक्चर है ना वही याद रख लेना, ठीक है? ये जो कॉस ई वाली जो टर्म है, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं किन्हीं दो चीजों को ऐड करूं तो मैं ये तो समझूंगी कि हाँ भाई ये आना चाहिए, भाई उसका इंडिविजुअल स्क्वायर आना चाहिए सम करके, ये तो एक्सपेक्टेड है। बट ये चीज समझ में नहीं आई कि ये कैसे हो गया। तो बेटा यही रीजन है आपके, मतलब यही जो टर्म है ना इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, क्योंकि इसका आना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वेव का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो, चीजें फैले, एंगल्स पे फर्क पड़े, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमको ऊंचा कम, समझ रहे हो, ऐसी सुनाई दे, तो वो इस टर्म की वजह से होता है। इज दैट ओके? इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड, बट ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा आया यही वेरिएबल भी है। बोलो ना, ये थीटा वेरिएबल है कि नहीं? राइट? पक्का सबको समझ में आ गया? मैम जब एनर्जी चेंज होती है तब हमारा इंटरफेरेंस टर्म आता है। एनर्जी देखो, एनर्जी पे भी जाएंगे नहीं, इंटरफेरेंस ना एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप ऐसे बोलते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। दो एनर्जी है लेकिन वो मिलके आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रही है, बिहेवियर क्या शो कर रही है, वो होता है इंटरफेरेंस। मतलब आप ये देखो ना कितना वियर्ड कॉन्सेप्ट है ये, कि आपने ऐसे दो लाइट रेज यहां से भेजी, तो हम तो ये इमेजिन करेंगे ना कि भाई सीधा सीधा लाइट रेज जाए। जो छोटा बच्चा होगा वो तो यही बोलेगा ना कि ये वाला पोर्शन लाइट अप होगा, ये वाला पोर्शन लाइट अप होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपने बाउंड्रीज लगा रखी है ना। लेकिन पता है कितना वियर्ड चीज होती है कि यहाँ पे जो ये बाउंड्री है ठीक इसके मिड पे आपको ब्राइट मिलता है जहां शेडो मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है खुद को। तो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें अभी जाएंगे नहीं, यहाँ पर इंटरफेरेंस का मेन फंक्शन है। बट फिलहाल आप ऐसे समझ लो कि इंटरफेरेंस क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, वो आपको समझना नहीं। ये जो वियर्ड सी टर्म है जिसपे डिपेंड कर रहा है कि कहाँ आपको लाउड सुनाई देगा, कहाँ आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, वो ये टर्म है। बताओ, चलो आगे। यस मैम।
मैम हमको और ज्यादा इसमें एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसको आप किसी भी हालत में नहीं भूल सकते, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। और अगर रेशियो आएगा तो वो आपसे इंटेंसिटी को लेकर जाएगा, इंटेंसिटी पूछेगा वो आपसे। तो ये चीज तो आपको मतलब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब कोई बच्चा बस इंटेंसिटी ऑफ वेव बता दे मेरे को, तो मैं उसको चॉकलेट देने का सोचूंगी। ज्यादा नहीं बता दी तो फिर आपको पता ही है मैं भूल जाती हूँ। n/a/t। नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे उसका कॉन्सेप्ट चाहिए। क्या बता था? वैसे सही जा रहे हो। कितने नंबर ऑफ वेव्स जा रहे हैं इंटेंसिटी? बोलो बोलो, सही सही बोल रहे हो। तुम्हारी नंबर ऑफ वेव्स कितने जा रहे हैं? आपने बोला ना n/at, उस बाई at को Yes, डिफाइन करो। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। मैंने बताया था ना कि इसमें फिजिक्स कितने में कम टाइम और कम एम्पलीट्यूड में कितने नहीं। ज्यादा नंबर ऑफ। नहीं, कम नहीं। किसी भी एक जगह एक खिड़की काट लो जिसका यूनिट एरिया हो और 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करो कि उससे कितनी वेव्स पास हुई। उस नंबर को इंटेंसिटी बोलोगे उस वेव की। नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव। ओके Yes, ma'am. okay, so basically you're supposed to remember this statement that intensity is directly proportional to amplitude का square। since सुहानी ने सिर्फ एक बच्ची ने जवाब दिया तो बेटा चॉकलेट आपकी पक्की है। 2 दिन जवाब दे देते तो फिर मैं कहती चॉकलेट क्या होती है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। वेरी गुड। ठीक है, ये वाली चीज आप ध्यान रखें। आगे चले। एक बार वो लाइन बता दो, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू। अच्छा मैं लिख देती हूँ ना, क्या ही टेंशन है। नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग unit area in unit time is intensity of the wave. Cool? Yes, ma'am. Okay. अब देखो, अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था a²r is equals to a²1 a²2 2a1 a2 cos phi, राइट? अगर मैं इंटेंसिटी की टर्म में इसको लिखना चाहूँ ना, तो इंटेंसिटी की टर्म में मैं इसे लिखूंगी I रिजल्टेंट I1 I2 2 √I1 I2 cos phi। समझ गए? क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट? No, ma'am. पक्का पक्का पक्का? यस मैम। पक्का। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप बेचारे बच्चे 2-2 गानों से 2-2 स्पीकर से ढिंचक पूजा का गाना बजा रहे हो, तो आप यही तो चाहोगे कि आपको मैक्सिमम आवाज मिले, है ना? कोई भी नहीं चाहेगा आप बच्चे, क्योंकि वो आपकी फेवरेट, लेकिन नॉर्मल लोग तो चाह देंगे, बट वैसे कोई नहीं चाहेगा कि आपको मिनिमम आवाज सुनाई दे, है ना? तो हम जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि भैया IR हो मैक्सिमम, राइट? हम नहीं चाहते कि वो हो मिनिमम। लेकिन होगा तो दोनों ही। हमारे चाहने से क्या होता है, हर संडे के बाद मंडे आके ही रहता है ना? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो वो कैसे मैक्सिमम करूं मैं? अब स्पीकर तो हमने खरीद लिया, मम्मी दोबारा तो पैसे देंगी नहीं भाई स्पीकर खरीदने के, तो I1 I2 तो हमने फिक्स कर लिया है। अब क्या करें, कैसे मैक्सिमम करें इसे? तो आई गेस अगर मैं जो वेरिएबल टर्म मेरे पास है उसको मैं मैक्सिमम कर दूं, अब cos phi। उसको मैं मैक्सिमम कर दूं। और मिनिमम कैसे होगा? जब आप इसको मिनिमम कर दो। ये सुनो, हम एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। नहीं इंटेंसिटी नहीं आई ना, इंटेंसिटी की तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड वैसे ही है, फिर बार बार उन दो बातों को क्यों करेंगे? जब दो फैक्टर्स, दो
फिजिकल मतलब एस्पेक्ट एक दूसरे से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो अपन एक को लेंगे, दूसरा तो वैसे करने वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बिहेवियर। यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनते रहना, यहाँ से कहानी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंटेंसिटी मैक्सिमम हमको चाहिए, मिनिमम हमको नहीं चाहिए। मैक्सिमम हमें कैसे मिलेगी? वेरिएबल टर्म मैक्सिमम कर दो। मिनिमम कैसे मिलेगी? वेरिएबल टर्म हटा दो, बिल्कुल माइनस कर दो उसको। यही चीज सबको समझ में आई? यस मैम। अगर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो अपनी सिंपल सी बात है कि भाई एम्पलीट्यूड भी आपको मैक्सिमम ही मिलेगा। एम्पलीट्यूड इधर की तरफ तो आपको नेगेटिव ही, सॉरी मिनिमम ही मिलेगा। ये चीजें कुछ ऑब्वियस सी हो गई। अब इन ऑब्वियस सी चीजों से कुछ कंक्लूजन्स निकालने का टाइम आ गया है। जैसे कि आप cos फाइव की वैल्यू 1 पुट कर दो एक्सप्रेशन में, तो आपको मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 और प्लस 2I1 I2, राइट? अब मुझे लग रहा है कि ये तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर हो गया, है ना? कैसे बच्चे शांत कैसे हो? समझ आ रहे? ओके। फिर जब आप आओगे यहाँ पर मिनिमम पर, तब आपको मिनिमम में दिखेगा I1 प्लस I2 माइनस 2I1 I2, राइट? आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आई गेस ये रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर दिख गया आपको। तो ये हो गई आपका मिनिमम, और इधर से आ गया आपका मैक्सिमम। आप इसको याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि कई बार आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो ही पूछ लिया जाता है। ये हो गया एक टाइप का डिस्कशन। देखो ये डिस्कशन भी ना पॉइंट वाइज करते जा रहे हैं, ताकि हमें कहीं भी दिक्कत आए ही ना। एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया, एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर, कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर। अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये cos फाइव आप बोल रहे हो +1 हो, तो cos फाइव +1 किन किन वैल्यूज पे होता है बताओ। बताओ फाइव का क्या वैल्यू रखूं कि +1 आए? 0 डिग्री पे। ओके, और 2 पाई और 180। 4 पाई मल्टीपल ऑफ n। ट्वाइस ऑफ n। यस मैम। चलिए अब यहां पर आते हैं, मुझे cos फाइव नेगेटिव ऑफ 1 रखना है। ये कैसे आएगा? क्या रखूं फाइव का वैल्यू? 180। 2n माइनस 1। एक मिनट, से cos नहीं हो, क्या रखें बेटा? आई गेस 5 3 पाई 5 पाई, यानी कि क्या रखें इसको? 3n माइनस 1 और मल्टीपल, राइट? मल्टीपल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा एक पोर्शन हो गया। अब इसका डिस्कशन में एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कल फेज बताया था, फेज डिफरेंस निकालना, और मैंने आपसे बोला था कि दो डिफरेंट पार्टिकल को सेम टाइम पे जब आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एक्सप्रेशन क्या थी, अगर कोई बता पाए तो? फेज डिफरेंस फॉर टू मैम डिफरेंट, ओमेगा इनटू डेल टी। राइट? मैम ये तो सेम टाइम के लिए थी ना। 2 पाई बाय लैम्डा, एक मिनट को, मम्मी क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा? ये ओमेगा टी, ओमेगा सेम की लेटेस्ट नहीं, यही होगा। मैम ये तो सेम इंस्टेंस के लिए है ना। नहीं नहीं, दिस इज फेज डिफरेंस फॉर डिफरेंट पार्टिकल एट सेम इंस्टेंट, डिफरेंट पार्टिकल एट सेम इंस्टेंट। क्योंकि टी हटा दिया तो ओमेगा हट रह गया ना, ये रह गया। यस, तो बेटा अगर आपके पास यहाँ पे फाई यानी कि फेज डिफरेंस है, तो उसका वैल्यू में यहाँ रखे, क्या पार्ट डिफरेंस का कोई रिलेशन निकाल पाऊंगी? निकाल पाएंगे क्या हम? बोलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? डेल्टा एक्स चाहिए 2n पाई, हाँ देखो यहाँ से पाई कैंसिल, मतलब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, n लैम्डा आ गया।
तो ये आपके पास कंडीशन आ गई कि किस पार्ट डिफरेंस पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन आपसे वो चीज सिर्फ फेस के थ्रू पूछे या सिर्फ एम्पलीट्यूड के थ्रू पूछे, वो आपसे पार्ट डिफरेंस के थ्रू भी पूछ सकते हैं, राइट। तो दूसरा जी तरीका मैम, ये आपने सेम पार्टिकल के लिए निकाला था। नहीं बेटा, दो निकलवाए थे ना, एक Different निकलवाया particle था at same फॉर time. सेम पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट, एक निकलवाया था फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स एट सेम इंस्टेंट। तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स एट सेम इंस्टेंट वाला है, और मैंने आपको डिस्कशन के थ्रू बताया होगा कि वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, राइट। यस मैम। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डेल्टा फाई का। तो डेल्टा फाई हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा फाई का वैल्यू है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। भाई यही चीज कनेक्टेड है, अगर यही चीज हमने समझ ली तो मेरे को तुम समझो, तुम इस टाइम वेव ऑप्टिक्स पढ़ सकते हो 12th की, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आ गया तुम्हारे पास लैम्डा बाय 2, राइट, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. अब ये इनको ऐसे ही सेट्स में याद रखना कि मैंने आपसे बात करी सबसे पहले एक सेट की, फिर दूसरे सेट की, तीसरे सेट की, चौथे सेट की, और अब मैं आपसे लास्ट 5th सेट की बात कर रही हूँ यहाँ पे। और वो 5th सेट ये है कि जब भी कभी आपको मैक्सिमम, ध्यान से सुनना, जब भी कभी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी उसको आप बोलोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलोगे? Destructive interference. यस। मैम एक बार फिर से बताना, किसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? क्या सृष्टि पर थोड़ा जोर से बोलो। किसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? मैक्सिमम इंटेंसिटी जब मिलेगी। ओके मैम। देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको चाहिए, भाई हम पूरा सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, कौन चाहेगा कि उससे मिनिमम आउटपुट मिले। तो कंस्ट्रक्टिव मतलब पॉजिटिव वर्ड है, डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव वर्ड है, यानी कि मिनिमम हो गया। ऐसे भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, ये इसका 5th एस्पेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से जो मैंने PYQs देखे, जो मैंने देखे कि इसमें से कैसे आते हैं, वो मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी के रेशियोज पर आपको चीजें मिलेंगी कि भाई आपको दो चीजें दे दी, दो कंडीशन दे दी कि इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको दो इंटेंसिटी का रेशियो इन द टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो वो A1 बाय A2 का होल स्क्वायर होगा। सही बात? Yes, ma'am. A1 बाय A2 का होल स्क्वायर को कोई कांस्टेंट, कोई भी मतलब टर्म R बोल देते हैं, R कुछ भी नहीं है, बस एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया A1 बाय A2 की जगह। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कोई आपसे कहे कि I max बाय I मिनिमम का रेशियो बताओ, I max बाय I मिनिमम का रेशियो बताओ, तो उसका फॉर्मूला होगा R+1 R-1 का होल स्क्वायर। ये चीजें इट इज एज इट इज अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। इनका कुछ भी और सेंस नहीं है। आप I max I1 का वैल्यू पुट करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तब जाके वो चीजें मिलेंगी। अपन थोड़ा, R क्या है बेटा R कुछ नहीं है, ये जैसे कि मैं 3/7 को नहीं, 3/7 नहीं, 3/2 को 3/2 ना बोल के क्या बोल दूं 1.5, तो 1.5 और 3/2 बात एक ही है ना। बट A1 बाय A2 को रिप्लेस कर दिया R से। R कुछ भी नहीं है, आप इसको R को बोल दो रेशियो ऑफ A1 एंड A2, ठीक है। बस इसे को बार बार देखो ऐसे लिखना पड़ता, वरना A1 बाय A2 +1 A1 बाय A2 -1। तो इतनी बड़ी चीज को कॉम्पैक्ट करने के लिए अपन ये यूज कर लेते हैं बस। लेकिन क्या है कि ऐसी चीजें आ जाती है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये जो है, अब देखो ये वाली स्लाइड K.K.K, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाली स्लाइड K.K.K, एंड ये वाली स्लाइड भी K.K.K, ठीक है। और उसके बाद आपका ये तो चलो बेसिक है ही, 10/5 वाली कहाँ गई? हाँ, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. अब मुझे नहीं पता इस पॉइंट पे आपको कितनी चीजें याद है पुरानी या नहीं,
बट मैंने आपको इस पे क्वेश्चंस करने बोले थे, ठीक है, PYQs है इस पर, और इस पर क्या है, और क्या है, क्या क्या है, लाइक क्वेश्चंस। PYQs के अलावा ना इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े से 12th के कर लेंगे। मतलब 12th के अब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी इसमें, पर 12th के थोड़े बहुत इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इन्हीं रेशियोज पे आ जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, एक बार लिख देते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। एक मिनट रुको, मैं जरा आपको सिलेबस भी खोल देती हूँ ताकि हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए मेन मेन चीज का। भूल जाओ भाई, वेव्स ही पढ़े थे ना हम। देखो वेव्स के अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मार्क करूं तो ये तो हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, एक हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन, वही वाला इक्वेशन आ जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसमें स्टैंडिंग वेव्स ठीक ठाक है, ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल मोड, और ये हार्मोनिक्स या बीट, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रही हूं कि अगर आप लोग खुद से अपने एफर्ट से रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और स्टैंडिंग वेव ये पढ़कर आ जाओ तो काम बन जाएगा। ये पढ़ लोगे? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी करा तो रखी है, और बाकी जो DMV उनको मैं सोफिया मैम के थ्रू अपने लेक्चर का लिंक भिजवा दूंगी। अदरवाइज आपको तो देखो सोचना भी नहीं है, आप हो ना भी DMV वालों? यस मैम। देखो आप ना गूगल पे या कहीं भी टाइप करना bit.ly/ मतलब बैकस्लैश है खुशी मैम, ठीक है। आप जब ये टाइप करोगे तो आपके पास ना एक गूगल शीट खुलकर आएगी। बताइए, कह रहे हैं कि गोल्ड का फ्यूचर लो जा रहा है, अभी आया था। देखो आपके पास ये शीट खुलकर आ रही है, इसमें यहाँ पे आपको 11th का टाइप दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, यस। आप इस पे क्लिक करना, 11th का ही पूरे लेक्चर्स खुल जाएंगे जो पूरे साल मैंने लेक्चर लिए हैं यहाँ पर। इसमें ना आप सबसे नीचे जाना, देखो ये यहाँ पे आपको वेव्स दिखेगा, वेव्स में आपको ये लेक्चर 3rd दिख रहा है, स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रिंग। आप यहाँ पे चाहो तो आपको वो यूट्यूब का लेक्चर मिल जाएगा जिसमें बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे जाके जब आप नोट्स क्लिक करोगे तो एक फोल्डर खुलेगा, उस पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, 3rd लेक्चर देख लेना, ठीक है। ऑर्गन पाइप करा देते एक बार। नहीं नहीं, ऑर्गन पाइप तो कराऊंगी, इसी के लिए तो मैं कह रही हूँ कि स्टैंडिंग वेव्स ये सब करके आ जाना 3rd लेक्चर खोल के। तो जो आपका ऑर्गन पाइप वाला पोर्शन है वो मैं कल करा दूंगी, अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा क्या दिक्कत है से, पर ये आप लोगों को गूगल शीट पे दिखा देगा, ठीक है, तब देख लीजिएगा। ओके, तो देखो ये तो मेरा डिस्कशन था कि आप ये सब करके ला दो। क्या बेटा? मैम लिंक भेज सकते हो? हाँ लिंक में भेज दूंगी, चैट बॉक्स में भी कोई ड्रॉप कर देगा प्लीज चैट बॉक्स में लिंक। तो ये जो है ना ऑर्गन पाइप, ये मैं आपको कल करा दूंगी फिर, क्योंकि ऑर्गन पाइप में मतलब बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो हम ऑर्गन पाइप, ठीक है, ये सब डिस्कस कर लेंगे। और जो भी बीट या वगैरह है थोड़ा लेंथी होगा बट कर लेंगे कल एक ही शॉट, वन शॉट में, ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो फिर आगे हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस, इट रियली मीन्स अ लॉट। अब कोई बच्चा जो समरी, हाँ समरी सृष्टि करेगी ना, कल की समरी सुहाने की है, और क्योंकि 2 लेक्चर है तो कोई एक बच्चा और आ जाएगा, प्रीति, ठीक है। चलिए अब आप सुहानी बता दो, वो सृष्टि आप बता दो। मैम वॉइस क्लियर है? यप। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, जिसमें y नेट इक्वल होता है y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, जिसमें रिजल्टेंट जो है ना डिस्प्लेसमेंट का, वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। उसके बाद हमने फेजर्स पढ़े थे, जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई के इक्वल होता है, जिसमें 2a1 a2 cos फाई जो होता है वो इंटरफेरेंस टर्म होती है। ये कंसेप्ट है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का, और इसी पर डिपेंड करता है कि कितनी लाउड साउंड आएगी और कितनी लाउड नहीं आएगी।
उसके बाद हमने इंटेंसिटी पढ़ी थी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। उसके बाद इंटेंसिटी जो होती है ना वो नंबर ऑफ वेव्स होती है पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसको हम इंटेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट को I1 इंटू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos फाई। उसके बाद हमने दो केसेस पढ़े थे जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो और उसके बाद इंटेंसिटी मिनिमम हो। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो उसके लिए हमें cos फाई जो है वो मैक्सिमम चाहिए होता है जो +1 पे मैक्सिमम होता है, और इसमें हमें एम्पलीट्यूड जो है ना वो मैक्सिमम मिलता है। और इंटेंसिटी जो होती है मैक्सिमम इसको हम √I1 प्लस √I2 के होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसमें जो cos फाई होता है ना वो मैक्सिमम होता है 2n पाई के, मतलब 2 के मल्टीपल पे जो है वो cos फाई मैक्सिमम होता है। इसमें हमें फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और पाथ डिफरेंस इसमें हमें n लैम्डा देता है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है तो उसमें हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। उसके बाद हमने दूसरा केस पढ़ा था जब IR जो होता है वो मिनिमम होता है। इसमें cos फाई जो होता है हमें मिनिमम चाहिए होता है जो कि -1 पे होता है, और इसमें एम्पलीट्यूड जो है हमें मिनिमम मिलता है। उसके बाद cos फाई जो होता है cos फाई जो होता है ऑड मल्टीपल पे जो होता है वो मिनिमम होता है। इसमें जो पार्ट डिफरेंस होता है वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 पे हमें मिलता है, और इसमें मिनिमम इंटेंसिटी होती है जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉर्मूला पढ़े थे अपने क्वेश्चंस के लिए, जिसमें I1 बाई I2 इक्वल होता है A1 बाई A2 के होल स्क्वायर के, और A1 बाई A2 को हम R भी बोलते हैं, और I मैक्स बाई I मिनिमम होता है R+1 बाई R-1 के स्क्वायर की। ओके आपने जब वो बताया था ना सृष्टि, कौन सा वाला वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला, तो उसमें ना 2 नहीं बोलना, उसमें बोलना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस है दैट इज इवन मल्टीपल है पाई का, ठीक है ना। 2n इज इवन नंबर, और आपका जो डिस्ट्रक्टिव में जाएगा वो ऑड मल्टीपल है, ठीक है, ऐसे बोलना। बाकी सृष्टि बहुत बढ़िया समरी बताई थी, पूरा बताया। आई रियली लाइक दिस सेशन। मतलब आप लोगों का मुझे नहीं पता फेवरेट पार्ट क्या है, मेरा फेवरेट पार्ट है जब आप लोग क्लास को समराइज करते हो। तनिष्का ने स्टैंडर्ड ऑलरेडी काफी हाई कर रखा है, तो अच्छा लगता है कि सारे बच्चे उसको उसी लेवल पे या उससे एक आध लेवल ऊपर छोड़कर आता है, तो दैट्स नाइस। बाकी जस्ट कंप्लीट द रिचुअल, और ये वाला फॉर्म सब बच्चे फिल कर देना फिजिक्स के लिए, ठीक है। बाकी हाँ, मैं अभी चैट बॉक्स में आपको बिटली लिंक का भी लिंक दे देती हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। और मैं बल्कि अपना, अगर आपको चाहिए तो मैं अपना नंबर भी दे देती हूँ, ठीक है। आप लोग अपने डाउट्स वगैरह अपनी चीजें भेज सकते हो, तो वो भी सही हो जाएगा। मैं इसी शीट में लिख रही हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये भी लिख देती हूँ, भेज रखा है यूट्यूब का भी और बिटली शीट का भी। अच्छा लिंक आपने भेज दिया, तो देखो ये फोन नंबर है, इस पर आप अपना डाउट छोड़ सकते हो। वैसे बच्चों ने भेज दिया है, अदरवाइज ये वो लिंक है, सब स्मॉल में है और बिना स्पेस के है, ठीक है। आप इसको फिल कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस, हैव अ नाइस डे।